हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टीचर्स। आज की हमारी क्लास होने वाली है सी टेट और एच टेट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज की क्लास है हमारी सी डी पी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के लिए। तो जो आज की क्लास की पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे आपको ये होगा कि उससे आप सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं छोड़ रहा हूँ, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, क्योंकि 1 में थोड़ा डाउट है और मैं नहीं चाहता कि आपकी क्लास में कोई डाउट रहे। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। किशोरावस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सबसे पहले स्टेटमेंट ही हमने देख लेनी है कि क्या बोला गया है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर नहीं पर हम जोड़ देंगे कि यहाँ पर 3 कथन सत्य हैं और 1 कथन असत्य है यानी कि गलत है। जो गलत है वह यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो देखते हैं। ऑप्शन ए, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। इस पर थोड़ा डाउट लग रहा है, चलिए ऑप्शन बी पर चलते हैं। किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है, बिल्कुल सही है, समाज से ही बच्चा सीखता है। ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था को सामान्य तौर पर यौवन से शुरू माना जाता है और वह प्रक्रिया जो यौन परिपक्वता और प्रजनन की अक्षमता की ओर ले जाती है, यह बिल्कुल सही है। और लास्ट डी, किशोरावस्था बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं, यह बिल्कुल सही है। किशोरावस्था के बारे में बोलते हैं कि यह बाल्यावस्था और वयस्क के बीच में एक पुल भी है। तो हमारा बी, सी और डी बिल्कुल राइट है। ए पर हमें डाउट था तो ए ही गलत है और ए ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित में से कौन सा निपुणता लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है, यानी कि मास्टरी गोल ओरिएंटेशन के बारे में बात हो रही है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए, अपमान के डर से असफलता या सज़ा से बचने पर ध्यान देना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी सीडीपी में ऐसा नहीं है कि जो बच्चा सीखता है वह डर से या कि पुरस्कार से, लाभ से सीखता है, वह अपने सीखने के लिए ही पढ़ता है। तो ऐसे ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ऑप्शन बी, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने, बिल्कुल गलत हो जाएगा, कंपटीशन की तो भावना ही नहीं रखनी इसमें। किसी कार्य के कौशल और समझ को बेहतर बनाने पर ध्यान देना, बिल्कुल राइट है ये। और डी देखें तो बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सभी देखना आप, क्योंकि क्या पता 2 आंसर ठीक हों और जो सबसे अधिक स्टिक है वह आपको ठीक करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उसके अधिगम यानी कि लर्निंग में हस्तक्षेप नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है कि शिक्षक बच्चों को बिल्कुल ही खुला छोड़ देगा। अगर वह गाइड ही नहीं करेगा तो बच्चे फिर कैसे सीख पाएंगे? तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी, शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार यानी कि नॉलेज एंड अथॉरिटी का प्राथमिक स्रोत है, ऐसा नहीं है, तानाशाही वाली बात नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्रियां प्रदान करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर स्कैफोल्डिंग भी प्रदान करते हैं। तो ये सही है कि टीचर अपनी भूमिका इस तरह से निभाते हैं कि बच्चों की हेल्प भी हो जाए और तानाशाही वाली बात भी ना हो। ऑप्शन डी, शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन करने, नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि बिल्कुल ही थोप देना है बच्चों पर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। यहाँ पर 2 डैश दे रखी हैं, यानी कि यहाँ पर 2 आंसर होंगे। एक हमारा क्वेश्चन यहाँ तक समाप्त हो जाता है और अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर संपूर्ण होता है। तो जैसे हम कोई भी चीज़ मान लेते हैं कि एक्स मान लिया, हम मैथमेटिक्स में करते हैं, तो वह प्रक्रिया कौन सी है और विद्यार्थियों को क्या सीखने में सक्षम बनाती है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, नहीं है, औपचारिक नहीं होगा। संरक्षण और क्रमबद्धता,
पहले हम सभी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि दो दो ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे हैं। ऑप्शन बी मूर्त यानी कि कॉन्क्रीट संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और संरक्षण और क्रमबद्धता। और ऑप्शन डी औपचारिकता संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। तो जो पहला डैश था यहाँ पर, तो वहाँ पर औपचारिक यानी कि फॉर्मल संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। और वह कहाँ पर सीखने में बच्चों को सक्षम बनाती है, तो वह बीजगणित और गणना में सक्षम बनाती है। इस प्रकार से आपको ऑप्शनों पर भी ध्यान देना है कि कहीं दो ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं तो आपको कौन सा चूज करना बेटर होगा। तो यहाँ पर हम डी के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले स्टेटमेंट को ही ध्यान से पढ़ लेते हैं कि क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। ठीक है जी। ऑप्शन ए टू किल ए मेकिंग बर्ड, ये कोई भी टॉपिक हो सकता है। का नायक कौन है, नहीं नायक तो उसमें दे रखा होगा, तो ऐसे तो नहीं है कि उसमें कोई हमें छानबीन करने की आवश्यकता होगी। उपन्यास का कथानक क्या है, ये भी उसमें दे ही रखा होगा। विषय क्या है, या इसमें प्रतीकवाद का प्रयोग कैसे करता है, यहाँ पर हमें अपने माइंड का यूज करना होगा और हमें थोड़ी सी छानबीन करनी होगी, विश्लेषण करना होगा। तो ऑप्शन डी इस प्रकार से राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हम। अभिकथन यानी कि स्टेटमेंट ए, छात्रों के लिए अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। ओके, इसका कारण क्या है, रीजन, भावनाएं अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यानी कि फीलिंग्स प्ले रोल इन लर्निंग। तो ये दोनों बातें सत्य लग रही हैं और आर कारण है ए का। तो ऑप्शन ए और आर दोनों गलत हैं, ये तो बिल्कुल नहीं है, दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। जब बच्चे को महत्व मिलेगा तो ही वह उसका इंटरेस्ट और ज़्यादा बनेगा चीज़ें सीखने में। यह सिर्फ बच्चों पर लागू नहीं होती है, बड़ों पर भी लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 8, पाठ्यपुस्तकों और मीडिया में विभिन्न लिंगों का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। इसके जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा, जब ऐसे क्वेश्चन उठेंगे तो किसको प्रोत्साहन मिलेगा उससे। ऑप्शन ए लिंग भूमिका की नम्यता को हतोत्साहित करने में, यानी कि डिस्कवरेज करने में। तो ऐसा तो कहीं पर भी नहीं सीडीपी में कि बच्चों को या किसी टॉपिक को डिस्कवरेज किया जाए। लिंग रूढ़िवादिता पर प्रश्न उठाने में यह हो सकता है, लेकिन हम पहले सभी ऑप्शन को चेक कर लेंगे। लिंग स्थिरता को मजबूत करने में, जी नहीं। और ऑप्शन डी लिंग पहचान को मजबूत करने में, ये भी नहीं है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठेंगे तो उससे किसको प्रोत्साहन मिलेगा। लिंग स्थिरता यानी कि जो अब चल रहा है उसको चलने दो, ऐसे तो नहीं है। लिंग पहचान को मजबूत करने में ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर। और लिंग रूढ़िवादिता पर प्रश्न उठाने में ये हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन किए जाएंगे तो जो रूढ़िवादिता है कि ये काम सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं या ये काम सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां कमज़ोर हैं, तो ऐसे ऐसे जब क्वेश्चन उठेंगे तो लिंग रूढ़िवादिता पर प्रश्न उठाना ही राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनन्य और समान पाठ्यक्रम लागू होना चाहिए, यानी कि यूनिफॉर्म कैरिकुलम। तो ऐसे तो कहीं पर भी नहीं है सीडीपी में कि एक समान ही सब पर लागू कर दो, क्योंकि बच्चों की जो योग्यताएं हैं वह भी अलग अलग होती हैं। ऑप्शन बी भिन्नताओं को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में अस्वीकार करना ही, इससे तो बच्चा और डिमोरलाइज हो जाएगा। ऑप्शन सी व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति उदासीन रहना, यानी कि उनके प्रति कोई भी एक्शन नहीं लेना है, उनके प्रति जागरूक नहीं होना, ऐसा भी नहीं है। भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में स्वीकार करना या मानना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं, खासियत होती हैं, तो उनको उनके हिसाब से ही टैकल करना चाहिए। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन किस प्रकार का होना चाहिए, यानी कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट किस प्रकार से होनी चाहिए।
ऑप्शन ए मानक संदर्भित यानी कि नॉर्मेटिव, जो गलत हो जाएगा। गतिशील डायनेमिक, ये सही है। आपको सीडीपी में जहाँ पर भी डायनेमिक दिखे तो वह लगभग ठीक ही मिलेगा, आपको वही ऑप्शन सही मिलेगा। उद्देश्यपूर्ण ऑब्जेक्टिव नहीं होगा और योगात्मक भी नहीं होगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गतिशील। विकास भी गतिशील ही होते हैं। तो आज के हमारे 10 क्वेश्चन हमने कर लिए। आज हमारी सीडीपी की पहली क्लास थी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ऐसे और क्वेश्चन लेकर आएँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिससे आप रिवाइज क्वेश्चंस को कर सकें। थैंक यू सो मच।